उत्तराखंड में बारिश के बाद जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है और साथ ही पहाड़ों पर भूस्खलन की वजह से कई रास्ते बंद हो गए। वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ पहाड़ किस कदर दरक रहा है। पत्थर के साथ पहाड़ से भारी मात्रा में मलबा नीचे आ रहा है, जिससे यह रास्ता पूरी तरह से बंद हो गया है। केदारनाथ धाम जा रहे श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है, रास्ता बंद होने की वजह से ये श्रद्धालु यहाँ फंस गए हैं। उत्तराखंड के केदारनाथ में भी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आ रही हैं। यहाँ तेज बारिश की वजह से पहाड़ों पर से पत्थर और मलबा नीचे गिरने लगा है। बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगी और सड़क पर मलबा भर गया। रास्ते में मलबा जमा होने की वजह से श्रद्धालुओं को आने जाने में परेशानी हो रही है। ऐसे में असुविधा को देखते हुए 4 धाम यात्राएं रोक दी गई। वहीं मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि उत्तराखंड के कई जिलों में एक बार फिर से तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद आपदा प्रबंधन विभाग भी सतर्क है और लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। और उत्तराखंड में एक तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों की लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बादल किस कदर बरस रहे हैं यह हर किसी को पता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी नजर आ रहे हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है। देखिए एक तरफ नदी का ये उफान और उफान के बीच ये थार गाड़ी। अब देखिए ये तस्वीरें, कैसे ये शख्स 2 पत्थर की मदद से अपनी जान बचाने की जद्दोजहद कर रहा है। दरअसल थार सवार कुछ लोग नदी में पिकनिक बनाने गए थे। नदी बरसाती है, जब ये लोग पहुंचे तो पानी कम था, लेकिन अचानक बरसाती नदी में पानी बढ़ गया। नदी उफान मारने लगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी पानी में बहने लगी। थार सवार लोगों ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई, जिसके बाद मौके पर क्रेन बुलाया गया। क्रेन की मदद से रेस्क्यू किया गया, लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पूछताछ में पता चला कि सभी युवक नशे में थे, जिसकी वजह से ये लोग थार लेकर नदी में जा पहुंचे। इस बात का अंदाजा नहीं था कि नदी में अचानक पानी का उफान बढ़ जाएगा। सभी लोगों को स्थानीय पुलिस ने हिदायत देकर छोड़ दिया है। उत्तराखंड में पिथौरागढ़, बागेश्वर और देहरादून के साथ ही आसपास के इलाकों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। देहरादून में लगातार तेज बारिश हो रही है। तस्वीरें उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की, जहां लगातार मूसलाधार बारिश हो रही, बादल किस कदर बरस रहे हैं इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव देखने को मिल रहा है। देहरादून में आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है, जिस वजह से आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। दरअसल उत्तराखंड के ज्यादातर इलाके में भारी बारिश का दौर लोगों के लिए दुश्वारियां खड़ी कर रहा है। नदी नाले उफान पर आने और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन होने के कारण जनजीवन भी प्रभावित हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रायपुर विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में नुकसान का जायजा लिया और संबंधित अधिकारियों को राहत कार्य के निर्देश दिए। उन्होंने शहर में नालियों की सफाई युद्ध स्तर पर करने और जलभराव प्रभावित इलाके में क्विक रिस्पांस टीम तैनात करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। और वहीं उत्तर प्रदेश के बागपत में भारी बारिश के बीच कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो कि हैरान करने वाली हैं। आप देखिए रिपोर्ट। ऐसी तस्वीरें चीन या फिर किसी दूसरे देश से सामने आती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बागपत की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां सड़कों पर चल नहीं पा रही है। सड़कों पर इतना पानी भर गया है कि कार पीछे की तरफ बह रही है। चालक लाचार है, तमाम कोशिश के बाद भी कार आगे नहीं बढ़ पा रही है। कार का संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। वहीं अब देखिए इन युवाओं को, बाइक सवार इन युवाओं की जान पर आ पड़ी है। गनीमत रही कि बाइक सवार सभी युवक यहाँ रुक गए, नहीं तो फिर सड़कों पर भरे पानी के बीच कोई बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये समस्या लंबे समय से बनी हुई है। मामूली बारिश में भी हाईवे पर जलभराव हो जाता है। इस समस्या का अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। इससे न केवल यातायात प्रभावित होता है, बल्कि क्षेत्र में गंदगी भी फैलती है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वाहन जलभराव में फंसे हुए दिख रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने इस समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। वहीं इटावा को मैनपुरी से जोड़ने वाला अंडरपास हमेशा से सुर्खियों में बना रहता है, खासतौर पर बारिश के मौसम में। देखिए आपको
रिपोर्ट दिखाते हैं इसी इलाके से। इटावा को मैनपुरी से जोड़ने वाले इस रेलवे अंडरब्रिज के नीचे से ऐसी तस्वीरें हर साल आती हैं। बारिश में मौसम में हर बार प्रशासन को कुछ इस तरह से रेस्क्यू करना पड़ता है। वीडियो में देखा जा रहा है कि बस पानी में फंस गई है। बस में काफी लोग सवार हैं। पानी काफी गहरा है। बस को निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई। क्रेन की मदद से बस को पानी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दरअसल बस सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी से यात्रियों को लेकर आ रही थी। अचानक अंडरपास में पानी भर गया और बस उसमें फंस गई। इस दौरान यात्री काफी परेशान नजर आए। बस के मैनपुरी अंडरपास में फंसे होने की सूचना नगर पालिका को दी गई, लेकिन उसकी टीम समय पर नहीं पहुंच सकी, जिसके बाद सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और लगभग 20 यात्रियों को बाहर निकाला गया। कितनी देर आप लोग फंसी रही? आधा घंटे। और बस में बहुत पानी आ गया, पूरा आधा बस भर गया पानी से। कोई निकले कैसे बाहर से? सब लोग फोन कर ऐसे ऊपर के आए पानी में डूब के। अच्छा, चीख पुकार मच गई बस में? हाँ। गौरतलब यह है कि पहली बार नहीं हुआ ये जब अंडरपास में कोई बस फंसी हुई। इससे पहले भी कई बार अंडरपास में बस फंस चुकी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जमकर बारिश हो रही है। महोबा जिले में जल भराव का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। आप चलिए। तस्वीरें महोबा जिले के एक सरकारी स्कूल की हैं, जहां बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि क्लासरूम के साथ साथ पूरे स्कूल परिसर में पानी भरा है। जल भराव के बीच स्कूल के शिक्षक और प्रिंसिपल परेशान नजर आ रहे हैं। बता रहे हैं कि पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आज की स्थिति सबसे ज्यादा खराब हो गई है। दरअसल कबरई कस्बे के राजीव नगर प्राथमिक विद्यालय की स्थिति सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। स्कूल परिसर में बारिश के बाद 3 फीट तक पानी भर गया है। प्रधानाचार्य रामराज साहू को बच्चों की तत्काल छुट्टी करनी पड़ी। 2 दिन तक पानी को जो खाली नहीं होना है, इसका कभी नहीं हुआ। यहाँ तो 2008 से ये स्थिति बनी हुई है ना। स्कूल में 2008 से जल भराव की समस्या बनी हुई है, जिस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। कई बार स्थानीय प्रशासन से भी अपील की गई है, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब देखिए ये तस्वीरें स्कूल में पानी भरने के बाद कैसे बच्चे पानी के बीच अपने घर वापस जा रहे हैं। वीडियो में छोटे छोटे बच्चे नजर आ रहे हैं। पानी के बीच बच्चों की ये तस्वीरें डराने वाली है, क्योंकि ऊपर बिजली के तार हैं। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और वहीं तेज बारिश के बीच जयपुर का एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जल भराव के बीच ये वीडियो काफी भावुक कर देने वाला है। जयपुर की सड़कों पर कई फीट पानी नजर आ रहा है। पानी के वाहन आ जा रहे हैं, लेकिन ये शख्स पानी में कुछ ढूंढ रहा है। ऐसा कोई कोना नहीं जिसे इस युवक ने तलाशा न हो। सड़क पर लगातार ये युवक पानी में कुछ ढूंढता नजर आ रहा है। आखिर में जब कामयाबी नहीं मिलती है तो फिर सड़क किनारे सिर पकड़कर बैठ जाता है, रोने भी लगता है। इसके बाद युवक सड़क किनारे बैठकर दूसरों की मदद कर रहा है, हिदायत दे रहा है कि इस तरफ से न जाए, यहाँ पानी काफी गहरा है। देख लिया यार, अब ऐसे सीधे निकल जाओ, मतलब ऐसे इस लेन से। ये जो पट्टी दिख रही है ना। दरअसल कृष्णा कॉलोनी के रहने वाले हलदर के साथ बहुत बुरा हुआ। वो अपनी स्कूटी से गुजर रहा था। गहरे गड्ढे में स्कूटी अनियंत्रित होकर पलट गई। इस दौरान हलदर का मोबाइल नीचे गिर गया। स्कूटी को सीधा करने के तुरंत बाद हलदर अपना मोबाइल ढूंढने लगा। करीब 1 घंटे तक हलदर पानी में हाथ फेरते हुए अपना मोबाइल ढूंढता रहा, लेकिन उसे मोबाइल नहीं मिला। मोबाइल नहीं मिलने पर हलदर फूट फूट कर रोने लगा। वो सिस्टम को और भ्रष्ट अफसरों को कोसता रहा। और झारखंड के खूंटी जिले में एक पुल टूटने से बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। बच्चे 20 फीट ऊंची सीढ़ी चढ़कर पुल पार करने को मजबूर हैं। झारखंड के खूंटी जिले की ये तस्वीर काफी हैरान करने वाली है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, कैसे स्कूली बच्चे सीढ़ी लगाकर पुल की चढ़ाई कर रहे हैं। ये कितना जोखिम भरा है। अब देखिए ये दूसरी तस्वीर, जहां पुल धंस चुका है। छोटी छोटी बच्चियां इसमें कूदकर पार कर रही हैं। अब इसे कितनी बड़ी लापरवाही कहें, समझ से परे है। बच्चे 20 फीट ऊंची सीढ़ी पर चढ़कर पुल पार करने को मजबूर हैं। दरार के बीच बच्चे पुल पार कर रहे हैं। जून में ही पुल धंस गया, जिससे गांव के छात्रों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। प्रशासन ने अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है। खूंटी के पेलौल गांव के पास बनी नदी में बना पुल 19 जून को सुबह तेज बारिश से धंस गया। पुल का एक पिलर झुकने से स्लैब करीब 20 फीट नीचे चला गया। पुल धंसे 3 हफ्ते बीत चुके हैं। इसका सबसे ज्यादा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ा है। पेलौल गांव में कैथरीन एकेडमी और बीचना गांव के पास डॉन बॉस्को, संत एंथनी समेत कई सरकारी स्कूल हैं। इन स्कूलों में दोनों ओर से गांव के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश का दौर जारी है। इस बीच अमरनाथ यात्रा के बालटाल मार्ग पर बारिश के बाद एहतियातन यात्रियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया है।
आधिकारिक आदेश का पालन करने की हिदायत देते हुए कहा गया है कि जब तक बारिश न रुके कोई भी यात्री चढ़ाई या नीचे जाने की कोशिश न करे। सभी यात्रियों को सुरक्षित रोक लिया गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि यहाँ किस कदर फिसलन है। फिसलन की वजह से यात्रियों को परेशानी हो रही। हालांकि श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नजर नहीं आई। इस साल 8 दिनों में लगभग 1,50,000 श्रद्धालुओं ने गुफा में दर्शन किए। 38 दिनों की यात्रा 3 जुलाई को शुरू हुई और 9 अगस्त को समाप्त हो गई। वहीं मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में अगले 6 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की तेज बारिश की चेतावनी दी है। 11 से 13 जुलाई तक येलो और 16 से 18 जुलाई तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। कुछ स्थानों पर बाढ़ और भूस्खलन की आशंका है। इस दौरान भूस्खलन, मलबा गिरने और पत्थरों के खिसकने की घटनाएं हो सकती हैं। नदी नाले उफान पर आ सकते हैं, जिसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। लोगों से अपील की गई है कि बारिश के दौरान नदी नाले से दूर रहें। और वहीं हिमाचल प्रदेश की मंडी में बारिश के बाद काफी तबाही नजर आ रही है। पंडोह में अभी भी बाढ़ जैसे हालात है। यहां पर पानी के बीच रोपवे लाइफलाइन साबित हो रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि अभी भी नीचे पानी है, नदियां उफान पर है, लेकिन लोग एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए रोपवे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर देखें तो पंडोह में माता बगलामुखी रोपवे से श्रद्धालु और स्थानीय लोग 1 घंटे का सफर रोपवे से कुछ मिनटों में तय कर लेते हैं। साथ ही प्रकृति की मनोरम छटा को भी देखते हैं। इससे पहले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बगलामुखी मंदिर पहुंचने के लिए 14 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता था। वहीं बगलामुखी रोपवे के आसपास के गांव के लोगों के लिए किराया कम रखा गया है। उन्हें छूट दी गई। लोकल सिर्फ 30 रुपए देकर सफर करते हैं। यहाँ से ढोके ले आना पड़ रहा है और सुविधा अच्छी है रोपवे की, मतलब बहुत अच्छी सुविधा है। लेके जा रही हैं, पार गाड़ियाँ खड़ी है, उनके लिए ये बहुत अच्छा वरदान साबित हुआ रोपवे। और मुकेश अग्निहोत्री जी ने 7 दिन तक फ्री सेवा चला रखी है। रोपवे से हमको बहुत सहायता मिली है। अगर इसका एक लक्ष्य ऐसा रहा कि अगर ये रोपवे नहीं होता हमारे बीच में तो हम कठिन परिस्थिति में थे। और असम, मणिपुर में भी लगातार बारिश का दौर जारी है। कई जगहों पर बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। असम के गोलाघाट जिले में धनश्री नदी में उफान आने से भारी बाढ़ आ गई है, जिससे कई गांव पानी में डूब गए हैं और हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 23,000 लोग प्रभावित हुए हैं, जिनमें से लगभग 9,000 लोगों को 34 राहत शिविरों में रखा गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। बाढ़ के कारण 3,000 हेक्टेयर से अधिक फसल भूमि भी जलमग्न हो गई है। गोलाघाट के अलावा नागांव, होजोई, कोर्बियांगलोंग और जोरहाट के कई गाँव भी बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। प्रशासन का दावा है कि प्रभावित लोगों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। पानी आज से 3 दिन हो गया। गाय जाए वो रास्ता में सब बंद के रखा है, गाय, छगली और गौड़ी सब उस रास्ते में बंद के रखा है। खाने के लिए गोरू गाय के लिए कुछ नहीं मिला है। तस्वीरें मणिपुर की हैं। मणिपुर में इम्फाल पश्चिम, छुरचंदपुर और विष्णुपुर जिलों से होकर बहने वाली नाम्बोल नदी भी खतरे के स्तर को पार कर गई है। हालांकि बाढ़ का पानी कम होने लगा है। जगह जगह राहत शिविर लगाए गए हैं। लोगों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली चल रही है। राहुल गांधी इस रैली में क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। कि यहाँ पे इस मीटिंग में कांग्रेस पार्टी का समर्थन न कीजिए और इस मीटिंग को डिसरप्ट करने में मदद कीजिए। और मैं यूनियन को और एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस मीटिंग का समर्थन किया। और मैं इस स्टेज से कहना चाहता हूं कि सरकार को ड्राइवर एसोसिएशन और यूनियन की आवाज सुननी चाहिए और जो उनकी जेन्युइन डिमांड है उन्हें पूरा करना चाहिए। एक बार फिर मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। आप यहां आए, इतनी गर्मी में आए और आपने इतनी प्यार से मेरी बात सुनी। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता से कहना चाहता हूं, देखो आप लोग बब्बर शेर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप टाइगर हो, आपको किसी से नहीं डरना है। आप आगे बढ़ो। आपके खून में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है, गांधी जी की विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है। जाओ, लड़ो और इस सरकार को बदलो। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो संविधान बचाओ रैली में राहुल गांधी यहां पर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक स्टेट टेनिस प्लेयर और एकेडमी संचालक राधिका यादव की हत्या ने सबको दहला दिया। आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तफ्तीश जारी।
गुरुग्राम में टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या के बाद सनसनी फैल गई। हत्या की इस वारदात को खुद राधिका के पिता ने दीपक यादव ने अंजाम दिया, ये कहा जा रहा है। बताया जाता है कि हत्या से पहले पिता और बेटी के बीच लड़ाई हुई थी। जानकारी के मुताबिक पिता उससे टेनिस एकेडमी को खोलने से नाराज थे और एकेडमी बंद करने की बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने मौके से उस रिवॉल्वर को भी बरामद किया जिससे राधिका की हत्या की गई। रिवॉल्वर ड्राइंग रूम की मेज पर रखी हुई थी। पुलिस ने खून के नमूने और दूसरे सबूत इकट्ठा किए। पुलिस ने बीएनएस की धारा 103 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ये जो राधिका मृता थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाई और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। राधिका यादव के पिता ने 3 गोलियां चलाई थी और उसके बाद वो बुरी तरह से घायल हो गई। उसे पास के अस्पताल में एडमिट करवाया गया जहां पर उसकी मौत हो गई। राधिका इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन में डबल्स टेनिस प्लेयर में 113 रैंकिंग थी उसकी और आईटीएफ डबल्स में वो टॉप 200 में थी। और राधिका की मां का पुलिस को बयान देने से इनकार भी सामने आया है। मंजू यादव ने कहा है कि हत्या की वजह पता ही नहीं है। हत्या के वक्त अपने कमरे में थी। मंजू यादव का कहना है, उनकी मां का कहना है। मंजू ने कहा कि बेटी के चरित्र पर कोई शक नहीं है। क्या राधिका और उसके पिता के बीच टेनिस ग्राउंड में झगड़े होते थे? राधिका के घर के पास टेनिस ग्राउंड में साफ सफाई का काम करने वाले अफजल ने इस पर क्या कहा, आइए सुनिए। टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव मौत के बाद एक वीडियो सामने आया है और इसमें वो एक म्यूजिक एल्बम में गाना गाते हुए नजर आ रही है। उसके साथ एक लड़का भी है जो कि गाना गा रहा है। ऐसे वीडियो राधिका सोशल मीडिया में डाला करती थी। राधिका के ऐसे वीडियो और रील उनके पिता को पसंद नहीं थे। दावा किया जा रहा है कि इसी वजह से राधिका यादव और उसके पिता का अक्सर झगड़ा हुआ करता था। राधिका रोजाना टेनिस ग्राउंड जाया करती थी। टेनिस ग्राउंड में साफ सफाई का काम करने वाले अफजल ने बताया कि राधिका कभी कभी अपने पिता के साथ भी यहाँ पर आया करती थी। अफजल ने पिता और बेटी के बारे में क्या कहा, सुनिए। राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके 9-8 बजे। तुमसे कभी बातचीत हुई थी? तुम मिले थे कभी? हाँ। क्या बोलती थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छी थी। कितने बच्चे आते थे खेलने? हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे। एक बात ये बताइए कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। फिलहाल राधिका की हत्या के बाद उसके जानने वाले काफी स्तब्ध हैं। लोग यही बोल रहे हैं कि आखिर एक पिता कैसे एक बेटी की हत्या कर सकता है। तो टेनिस खिलाड़ी राधिका मर्डर केस में एक बड़ी खबर आपको बताएं। थोड़ी देर के बाद दीपक यादव की कोर्ट में पेशी होने वाली है। गुरुग्राम पुलिस 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी दीपक यादव, जो कि राधिका के पिता हैं और उन्हीं पर आरोप है अपनी ही बेटी राधिका की गोली मारकर हत्या करने का। और खबर ये आ रही अपडेट यह है, कुछ ही देर के बाद दीपक यादव की कोर्ट में पेशी होगी। गुरुग्राम की पुलिस 2 बजे कोर्ट में पेश करेगी। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता की निर्मम हत्या कर दी गई। बदमाशों ने गोली मारने के बाद धारदार हथियार से हमला किया। पश्चिम बंगाल के भांगर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब एक तृणमूल कांग्रेस के नेता रज़ाक खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में तनाव है। मर्डर के बाद स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। तनाव को देखते हुए पुलिस ने पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। बताया जा रहा है कि घात लगाकर बदमाशों ने रात 10 बजे इस घटना को अंजाम दिया है। रज़ाक खान भांगर बाजार से अपने गांव मरीचा लौट रहे थे, तभी एक नहर के पास घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। हमलावरों ने पहले रज़ाक खान पर गोलियां चलाई, फिर धारदार हथियार से बेरहमी से काट डाला। घटनास्थल से प्राथमिक साक्ष्य जुटाए गए। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन जिस निर्ममता से रज़ाक खान की हत्या की गई है उससे इलाके की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। और पटना के वेटरनरी कॉलेज में बदमाशों में फायरिंग हुई और गोलीबारी में एक छात्र घायल हुआ है, जिसका इलाज जारी है। इस घटना से नाराज छात्र हड़ताल पर चले गए। यहाँ बांधे। बिहार की राजधानी पटना में वेटरनरी कॉलेज कैंपस में हुई फायरिंग के बाद कॉलेज के छात्र काफी नाराज हैं। सभी छात्र अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। आप देख सकते हैं कि छात्र गेट पर हंगामा कर रहे हैं। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन हमारी सुरक्षा नहीं कर रहा है।
हम लोग यहाँ सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं और जब तक सुरक्षा नहीं मिलेगी तब तक हड़ताल पर रहेंगे। कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को सुरक्षा का भरोसा दिया। तुरंत हम लोगों ने बाहर का जो हमने कल भी बताया था आप लोगों से कि वो जो बाउंड्री वाल की तुरंत मतलब रिपेयर होने की जरूरत है, उस पर कार्रवाई हो रही है। बाकी सारे कार्य हम लोग, लेकिन थोड़ा ये लोग समय दें, सारे कार्य हम लोग इनके हिसाब से कर देंगे। स्ट्राइक पर चले गए, इसका तो असर होगा। है, कोशिश हम लोग कर रहे हैं आप जल्द से जल्द कार्रवाई करके। खुद भी कहा, आप मानते हैं कि डर का माहौल है, अंदर में बदमाश घुस जाते हैं, इस तरह से गोलीबारी करते हैं? ये सारी समस्याएं तो थोड़ी बहुत हो रही है। वेटरनरी कॉलेज कैंपस में कल हुई फायरिंग में एक छात्र घायल है। छात्र के हाथ में लगी गोली। वेटरनरी कॉलेज में फायरिंग के बाद बदमाश फरार हो गए। वेटरनरी कॉलेज मैदान में गोली चलने की घटना के पीछे 2 दिन पहले का विवाद बताया जा रहा है। इसी विवाद की वजह से बदमाशों ने छात्र को गोली मारी। और वहीं बिहार में एक और कारोबारी की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने घर के पास टहल रहे बालू कारोबारी रमाकांत यादव को गोलियों से भून दिया। बिहार में अपराधी बेखौफ हैं, लगातार हत्या की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। अपराधियों में कानून का खौफ नहीं। पटना में व्यापारी गोपाल खेमका के बाद बेखौफ बदमाशों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी। बदमाशों ने रमाकांत को उस समय गोली मारी जब वो अपने बगीचे में घूम रहे थे। पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच तेज कर दी। इस वारदात के बारे में SP सिटी भानु प्रताप सिंह का क्या कहना है, सुनिए। अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी जस्ट अभी हुआ है तो हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसमें सारी चीजें जो आएंगी वो तभी पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मृतक गोली कितने लगी है, कहाँ लगी? ये सब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट या चिकित्सकीय जांच जो होगी उसमें डॉक्टर बताएंगे, तब पता चलेगा। इस खूनी वारदात को उस समय अंजाम दिया गया जब रमाकांत यादव टहल रहे थे। अचानक अपराधियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। गोली रमाकांत यादव के शरीर को आर पार कर गई और वो वहीं पर गिर पड़े। गोली मारने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। गोली की आवाज सुनकर परिवार के लोग आए और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। और मुंबई से खबर, मुंबई में कपिल शर्मा के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, कपिल शर्मा के घर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने कपिल के घर और दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी है। फिल्म सिटी के स्टूडियो की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। कल कनाडा में दरअसल कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग हुई थी, वहां पर हमला हुआ था और उसके बाद आज उनके घर के आसपास की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है। और मुंबई से TV9 संवाददाता जयप्रकाश सिंह की आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाते हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा के कनाडा के कैप्स कैफे में फायरिंग हुई है, जिसके बाद कपिल शर्मा के मुंबई के अलग अलग लोकेशन पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। कपिल शर्मा के दफ्तर और घर पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। इस वक्त हम ओशीविरा में मौजूद हैं और अंधेरी वेस्ट के ओशीविरा के DLH एनक्लेव नाम की इस हाई राइज बिल्डिंग में कपिल शर्मा रहते हैं, जहां पर पुलिस सुरक्षा बढ़ाई गई। आप देख सकते हैं गेट पर यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, प्राइवेट पुलिसकर्मी, प्राइवेट जो बाउंसर्स हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा जो ओशीविरा पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल शर्मा लगातार अपने शो के जरिए अलग अलग लोगों को टारगेट्स करते हैं, जिसमें ये माना जा रहा है कि खालिस्तान को लेकर उन्होंने कुछ कमेंट किया था। जो खालिस्तानी है ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने ये इस फायरिंग को अंजाम दिया गया है, जिसका सीधा असर कपिल शर्मा के मुंबई के घर पर हम देख सकते हैं। सुरक्षा बढ़ाई गई है। पुलिस सुरक्षा बढ़ाए जाने के साथ साथ जो सिक्योरिटी है उसको भी अलग अलर्ट कर दिया गया है। SOPs जो है वो यहाँ पर लागू की गई है। कौन अंदर आ रहा है, कौन जो है यहाँ पर अपरिचित है, उसका ID कार्ड भी यहाँ पर चेक किया जा रहा है। बाहर पुलिस की गाड़ी भी हम देख सकते हैं। पुलिस की एक वैन यहाँ पर बाहर लगी है और जो पेट्रोलिंग वैन है वो भी यहाँ पर लगातार गश्त कर रही है। कपिल शर्मा क्योंकि अलग अलग जगह पर जाते हैं, फिल्म सिटी में उनका कपिल शर्मा शो का एक स्टूडियो है, उस स्टूडियो में भी यहाँ से जाते हैं। यहाँ से तकरीबन 8 से 9 किलोमीटर की वो दूरी है। तो कपिल शर्मा को वेस्ट से ईस्ट में जाने के लिए भी जो पुलिस सुरक्षा है वो यहाँ पर दी गई है। दरअसल कॉमेडियन कपिल शर्मा आतंकियों के निशाने पर आ गए हैं। कनाडा में 3 दिन पहले जिस कैफे की ओपनिंग हुई थी, कल उस कैफे पर खालिस्तानी आतंकी ने अंधाधुंध फायरिंग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है, लेकिन बब्बर खालसा से जुड़े आतंकी हरजीत सिंह लाडी ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। तो कनाडा में कपिल के कैफे पर जो हमला हुआ, इसको लेकर पूरी खबर अब आपको बता देते हैं। दरअसल कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर यह फायरिंग की गई। बुधवार की रात को कनाडा के सरे में यह हमला हुआ। हमलावरों ने कैफे पर 9 राउंड फायरिंग की है। कार में बैठे शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग की और बाकायदा इसका वीडियो भी बना है।
फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ है। 3 दिन पहले ही कैफे का उद्घाटन हुआ था और अब यह हमला। आतंकी हरजीत सिंह लड्डी ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बब्बर खालसा से जुड़ा है हरजीत सिंह लड्डी। और आपको बता दें कि कपिल शर्मा के कैफे के सोशल मीडिया हैंडल से पोस्ट भी हुआ है। पोस्ट में कैफे पर फायरिंग का विरोध किया गया है। पोस्ट में तुरंत कार्रवाई के लिए पुलिस का आभार भी जताया गया है और हिंसा के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की भी बात कही गई है। पुलिस को धन्यवाद दिया गया है कि तत्परता दिखाई है। पुलिस ने आभार जताया गया है तुरंत कार्रवाई के। और कौन है हरजीत सिंह लड्डी, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। एनआईए का मोस्ट वांटेड आतंकी है। 10 लाख रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़ा हुआ है। बीकेआई प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। वीएचपी नेता की हत्या का आरोप भी है। हत्या और टारगेट हमलों में भी नाम है और साथ ही वसूली लूट के मामलों में भी ये शामिल रहा है। मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। और देखिए, देहरादून से एक बड़ी खबर आ रही है। देहरादून पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। चेकिंग अभियान के दौरान भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है। 125 किलो डायनामाइट विस्फोटक बरामद हुआ है। कार में 5 डिब्बों में भरकर यह डायनामाइट रखा गया था। मकसद क्या था, यह अपने आप में बड़ा सवाल, क्योंकि 125 किलो डायनामाइट का मिलना कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा। और जो बरामदगी हुई है वो देखिए, ये खोखे भी इस वक्त आपको नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 3 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर इतने भारी मात्रा में डायनामाइट को ले जाने का इनका मोटिव क्या था, इनकी मंशा क्या थी। तो देहरादून पुलिस को यह कामयाबी और 125 किलो डायनामाइट बरामद किया गया। और ऑपरेशन सिंदूर पर एनएसए अजीत डोभाल का बड़ा बयान सामने आया है। हमें ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व है, यह अजीत डोभाल की ओर से कहा गया है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान नहीं हुआ है। साथ ही ये भी कहा गया है 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत। We have to develop our indigenous technology. Mention was made here of Sindoor. We are really proud of it, not for necessarily what people perceive. That how much of an indigenous content was there. We are proud of it, that some of the best systems that worked, whether it was our BrahMos systems, whether it was our integrated air control and command systems, whether it was our radars, whether it was the whole this of it that was being done at the battlefield surveillance about the position out there. We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not on the border area something, which we thought were there different. We missed none. We hit nowhere else except that. And it is also not that this was a very, it was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में देश के अलग अलग इलाकों से कांवड़िया हरिद्वार से पवित्र जल लेने आ रहे हैं। प्रशासन ने श्रद्धालुओं के स्नान की जगह निश्चित की है। ग्रिल और चेन से ये जगह बंदी है, लेकिन फिर भी कई श्रद्धालु जाने अनजाने में सुरक्षा की सीमा रेखा को पार कर गहरे पानी में जा रहे हैं। ऐसे ही एक श्रद्धालु को रेस्क्यू टीम ने बचाया है। तो देखिए, जो सीमा रेखा बनाई गई है उसको पार करके एक श्रद्धालु आगे बढ़ गया, लेकिन फिर यहां पर जो रेस्क्यू टीम थी उसने उसको डूबने से बचाया। सामने देखिए एक समूह है, एक ग्रुप है यहाँ पर श्रद्धालुओं का, जो कि सुरक्षित रेखा को पार कर कर आगे बढ़ गया है और ये गहराई की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो इनको किस तरीके से यहाँ पर ये राहत आपदा दल जो है वो बचाएगा, वो हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि देखिए ये जो श्रद्धालु आपको सामने नज़र आ रहे हैं, ये
जो यहाँ पर सुरक्षित रेखा है उससे आगे यहाँ पर बढ़ गए हैं और अब इनके लिए जीवन का खतरा है। तो ऐसे में देखिए जंप यहाँ पर मारी है यहाँ पर जो जवान हैं और यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उसको यहाँ पर बचाया गया है ताकि वो गहरे पानी में डूब ना सके। तो ये एक इनका जो ड्यूटी है इसको इस तरीके से निभा रहे हैं कि ताकि जो श्रद्धालु हैं वो अपनी जान को खतरे में ना डालें। और ऐसे में अगर कोई इस तरीके से जैसे इसको हमने देखा श्रद्धालु को कि ये गहरे में कूद गया था, तो ऐसे में इसको बचाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है और यही मकसद के साथ में जो है इनको यहाँ पर तैनात किया गया राहत आपदा। और देखिए जवान हैं पहले उन्होंने जो श्रद्धालु हैं उनको यहाँ पर निकाला और उसके बाद खुद जो हैं माँ गंगा से बाहर आ रहे हैं। तो यही मकसद है कि इनको यहाँ पर तमाम जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको सुरक्षित रखना है। इधर सावन के पहले दिन हरिद्वार में भक्तों की भीड़ है। दूर दूर से कांवर लिए शिव भक्त गंगा जल लेने हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हरिद्वार से जीत भाटी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक कावड़िया मेरे साथ मौजूद हैं। भोले आपने तो भोले बाबा को कंधे बिठा लिया है। भाई तमन्ना दीजिए दिल की लेके आने की भोलेनाथ को जी, आज पूरी कर ली जी। कहाँ से आए हैं आप? चंडीगढ़ से ही। कब चले थे वहाँ से? कल चले थे रात जी। ठीक है। के बोले क्या नाम है आपका? सुमित। कितनी उम्र है? 15। पहली बार कांवड़ ला रहे हैं? हाँ जी। कोई दुआ मांगी है? हाँ जी। क्या मन्नत मांगी है? मम्मी के लिए। मम्मी के लिए। देखिए ये अपनी माता जी के लिए जो हैं वो आ रहे हैं। बोले आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। और पहली बार या नहीं दूसरी बार आया हूँ सर। दूसरी बार। कोई ऐसे मन्नत या दुआ कोई मांगी हुई है? हाँ जी मांग रही है सर। क्या मांगा है बताइए, अगर बता सके तो। सर अभी बताओ। अच्छा ठीक है, आप आइए आगे बढ़ते रहिए। याद है पहली बार या पहली बार? पहली बार आ रहे हैं। चलो वो भोले बाबा की बोलते रहो जय। और देखिए तमाम जो यहाँ पर कांवड़ियाँ हैं वो देखिए यहाँ पर माँ गंगा से पवित्र जल भर रहे हैं और जल भरने के बाद जो हैं अपने अपने गंतव्य स्थानों की तरफ यहाँ से निकल रहे हैं। और सावन आते ही कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाती है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक मंदिर पर काफी श्रद्धालु जुटे। इस वक्त मेरे साथ कुछ कांवड़िए मौजूद हैं जो कि हरिद्वार से जल लेकर आए हैं और अपने गंतव्य की तरफ जा रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम अलवर राजस्थान से। अच्छा, तो कब आप हरिद्वार गए थे? हम गए थे 4-5 तारीख को। 7 तारीख को। अब हम 23 तारीख को वहाँ अलवर पहुँच जाएंगे, 22 को। बाकी 23 तारीख को जल अभिषेक होगा। 23 तारीख को जल अभिषेक होगा। कोई परेशानी तो नहीं आई किसी प्रकार? नहीं, कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो ये ढाबे और होटल वगैरह हैं इन पे हमारी मांग ये है कि इन पे अपनी आईडी वगैरह लगी जाए। आईडी से उससे क्या होगा कि हमें मालूम पड़ जाए कि कौन सा समुदाय का वो है होटल ढाबा। तो यानी कि आप चाह रहे हैं कि नाम हर जगह लगना चाहिए? हाँ, नाम आईडी वगैरह सब जगह लगनी चाहिए। होटल मालिक की भी और लेबर जो इनके काम कर रही है उनका भी मालूम होना चाहिए कि ये किस समुदाय से आते हैं। एक इंसान सोचता है, कुछ सोच कर जाता है कि मुराद है ये वाली और इसकी वो पूरी हो जाएगी तो मैं कांवड़ लेके आऊँगा। कुछ सोचा था आपने? मुराद भोले की इच्छा। क्या पहली बार लेने गए थे? पहली बार ला रहा हूँ। 11 बार पहले लिया आया। सावन के पहले दिन जम्मू रेलवे स्टेशन पर हजारों की तादाद में लोग बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से बाबा बर्फानी के दर्शन को जाने वाले यात्रियों के लिए तमाम इंतजाम किए गए। मैं इस वक्त मौजूद हूं जम्मू के रेलवे स्टेशन में और यहाँ पे आप देखिए किस तरीके से बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए हजारों की तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये देखिए किस तरीके का जो है वो यहाँ पर इन लोगों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी धूप हो रही है। धूप से बचने के लिए लोगों के लिए यहाँ पे जो वाटर स्प्रिंकलिंग है वो भी यहाँ पर पानी का छिड़काव जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। बाबा के दर्शन के लिए आए हैं? हाँ, दर्शन के लिए आए हैं। कहाँ से आए आप लोग? MP सतना से। सावन का महीना है, बाबा के दर्शन करेंगे, कितने उत्साहित है आप लोग? बहुत उत्साहित है हम लोग। कहाँ से आए आप? MP से। कितने खुश है सावन के पहला महीना और बाबा के दर्शन को मिलेंगे? बहुत खुश है। व्यवस्था अच्छी है यहाँ? हाँ अच्छी है, बहुत बढ़िया सर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। डर कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, रेलवे भी कोई दिक्कत नहीं आई। पटना में TV9 का सत्ता सम्मेलन जारी है।
और इसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। देखिए आप। देखिए, मुख्यमंत्री आज भी वही है और कल भी वही रहेंगे, इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। नीतीश कुमार जी बिहार के विकास के शिल्पीकार हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी का नेतृत्व आगे भी कबूल है सबको। तो उनका जो नारा है कि 25 से 30 नीतीश, तो वही मुख्यमंत्री रहेंगे 5 साल अगर आप लोग जीत कर आते हैं। इसमें प्रश्न कहाँ उठता है? नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में चुनाव में जा रहे हैं, आगे भी वही रहेंगे। नीतीश कुमार जी लगातार विकास को आगे बढ़ा रहे हैं और ये बिहार बनाया है उन्होंने, किसी मुख्यमंत्री ने काम नहीं किया। किसका नाम लूं? श्री बाबू के बाद एक व्यक्ति का नाम ले लीजिए जिसने कोई नींव भी डाला हो। देखिए, 1.5 साल पहले लालू जी का बयान निकाल लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा वो क्या कह रहे थे। लालू जी कह रहे थे कि नीतीश जी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। इसलिए देखिए, सत्ता के विरोध में बैठा व्यक्ति क्या कह रहा है उससे पता नहीं चलता है। सत्ता में बैठकर यदि कोई सिस्टम नहीं चल रहा हो तब गलत हो सकती है। और बिहार में बीजेपी और जेडीयू में बड़ा भाई कौन, इस सवाल पर सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। और जहां तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, ये कल भी किंग मेकर के रोल में रहा है और आज भी किंग मेकर के रोल में है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लालू प्रसाद जी पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी ने आशीर्वाद दिया, तब वो मुख्यमंत्री बने, क्योंकि कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना था। लालू जी भूल जाते हैं, याद दिलाना पड़ रहा है। नीतीश जी भी जब पहली बार मुख्यमंत्री बने तब भी भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई के रोल में ही था, लेकिन हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने यह समझा कि पूरे बिहार के विकास के लिए, समृद्धि के लिए एक अच्छा रोड मैप तैयार करने वाला नेता, विजनरी नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। तो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनको मुख्यमंत्री बनाकर बिहार भेजा। मोदी जी को 14 में उन्होंने नेता नहीं माना, ये मैं बोलता हूं। 17 में मान लिया, फिर हम साथ हो गए। और टीवी 9 भारतवर्ष के सत्ता सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर हमला बोला। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नीतीश जी की सरकार को 2 भाग में बांटूंगा। 2005 से लेकर 2012-13 तक नीतीश जी को 10 में 5, 6, 7 नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि पहली बार जब वो आए तो बिहार में कुछ सुधार होता दिखा। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई बहुत अच्छा काम किया, लेकिन चूंकि लालू जी का जो जंगल राज था उसमें इतना अंधेरा था कि एक छोटा दिया भी जला तो लोगों को प्रकाश दिखा। लेकिन फिर भी मैं उस प्रयास के लिए उन 6-8 सालों के लिए नीतीश जी की सरकार को 8 नंबर 6 नंबर दूंगा, पहले 8 साल के लिए। लेकिन 12 से लेकर 25 तक नीतीश कुमार को 2 या 3 अंक ही मिलने चाहिए। 2 या 3 अंक सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि काम तो उनको भी 0 ही देता है। 2 और 3 इसलिए दे रहा हूं कि कम से कम वापस से अपहरण, रंगदारी उस लेवल पर नहीं पहुंचा है जिस लेवल पर लालू जी के राज में था। उतना ही बस क्रेडिट दे रहा हूं और कुछ नहीं। 2014 के बाद से नीतीश कुमार ने शासन का काम ही छोड़ दिया है। विशुद्ध तौर पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, अपनी कुर्सी बचाने में लगे हुए हैं। एक बार हमको भी बेवकूफ बनाकर हमसे भी मदद ले लिए। और प्रशांत किशोर ने टीवी 9 के सत्ता सम्मेलन में तेजस्वी यादव को चुनौती दे डाली। वो चुनौती क्या है, आपको सुनाते हैं। तेजस्वी यादव को मैं चुनौती दे रहा हूं, भाई यहां पर ट्यूशन कोचिंग जितने लोग हैं कर लो और मैट्रिक पास होकर दिखा दो। मैट्रिक पास होकर दिखा दो, मैं जनसुराज वापस ले लूंगा, आपको नेता मान लूंगा, आप ही का प्रचार करूंगा। मैट्रिक पास हो जाओ। चलिए ठीक। मैट्रिक पास ये आदमी नहीं हो सकता है। भाई लालू जी के परिवार में कोई नहीं हुआ। अरे हम मजाक नहीं, देखिए बच्चे भी हंस रहे हैं। ठीक। आप देखिए कितना बड़ा जाति है। नहीं आप लोग ऐसे ठीक है कर रहे हैं। नहीं अरे भाई जिस समाज में ठीक तो पास नहीं कर पाएंगे, एक छोटा सा चैलेंज देके जाते हैं। ठीक है। ये आएगा, ये लोग ये बोलेगा सामाजिक न्याय, समाजवाद, ये वो। पूछिएगा भैया जरा समाजवाद पर 5 मिनट बोलिए, आपके कैमरे बोलिए कि समाजवाद है क्या, समाजवाद के तत्व क्या है, समाजवाद की क्या विचारधारा है, समाजवाद से समाज का कैसे फायदा हो सकता है। इस पर 5 मिनट तेजस्वी जी सब हम लोग को ज्ञान दे दीजिए, ये पूछिएगा जरूर।
और TV9 सत्ता सम्मेलन में वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि वो 60 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने और क्या क्या बातें कही हैं, आइए सुनते हैं। अभी बहुत एक सुगबुगाहट है कि क्या अभी आप इंडिया गठबंधन में ही हैं ना? जी जरूर, यही तो दुर्भाग्य है कि बिहार में खास करके गरीब पिछड़ा समाज के लोग अगर संघर्ष करके अपने मुकाम तक अगर पहुंचना चाह रहे हैं तो हजारों एलिगेशन उनके ऊपर लगता है, और जबकि हर मंच से हर प्लेटफॉर्म से चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर पिछले 1.25 साल से, और 1.25 साल ही नहीं 3-4 सालों से लगातार 3 साल से लगातार बीजेपी से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। कह रहे हैं कि हम 40 विधायकों वाली पार्टी बनाएंगे वीआईपी को, क्या इतनी सीटें आपको मिलेंगी? तेजस्वी यादव देने को तैयार हैं कि मेरा 40 विधायकों वाली पार्टी बनाएंगे? भाजपा ने 4 विधायक लिया, हम आने वाले समय में 40 विधायक बनाएंगे, ये मेरा संकल्प है। सीटें कितनी लेंगे? 40 विधायक आपके आएंगे? सीट तो आप सबको पता है, हमने मार्च में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन हमने वाल्मीकि नगर में किया, वहाँ पे हम लोगों ने कई एजेंडा को पास किया है, जिस एजेंडा में बिहार में 2 नंबर की कुर्सी अति पिछड़ा समाज को वीआईपी पार्टी को मिले डिप्टी सीएम का, वो हमने हमारे एजेंडा में है। और TV9 के बिहार सत्ता सम्मेलन में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए। धर्म के नाम पर समाज में हो रहे विवाद को लेकर उन्होंने नसीहत दी। क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। मैं मानता हूं कि धर्म को तो देखिए, मैं एक मिसाल देता हूं, आज नहीं दे रहा हूं, बहुत जमाने से देता हूं, कि अगर आप किसी कमजोर निस्सहाय की सहायता करते हैं खामोशी के साथ, और आपको कुछ दिन के बाद पता चले कि मैं भी उस आदमी के लिए कुछ करता हूं खामोशी के साथ, तो आप मुझे इज्जत की निगाह से देखेंगे, आपके दिल में मेरे लिए प्रेम भाव जागेगा कि यार ये भी अच्छा काम करता है। लेकिन अब तो मैं चुनाव नहीं लड़ता, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ता था, अगर आप मेरे चुनाव क्षेत्र में आते और लाखों रुपया भी खर्च करते अगर लोगों की सहायता करने में, तो मेरे दिल में आपके लिए प्यार नहीं पैदा होता। मेरे दिल में मुझे डर लगता कि ये अगले चुनाव लड़ने की तैयारी तो नहीं कर रहे हैं।